गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंस्पायर पॉइंट निम्बो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी दर्शक मित्रों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि सभी मित्रों को इन जनरल साइंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका सरलीकरण मिल सके और जो भी अलग अलग कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनको जनरल साइंस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहे। इसलिए अपने सभी मित्रों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी दर्शक मित्र अपने क्वेश्चन के साथ में बने रहे। पहला क्वेश्चन है मित्रों, पहला क्वेश्चन वो है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी कि जो अपना जीवन होता है उस जीवन की मूलभूत यानी कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जिसकी वजह से ही अपना संपूर्ण जो जीवन है या अपना शरीर बना हुआ है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अपने को देखना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सभी मित्र ध्यान दें, यदि किसी भी क्वेश्चन के यदि अपने को एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर पहले उनके अंदर से 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे अपने को जो मतलब 50% होने के चांस नहीं रहते हैं, और 50% यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मिलने मतलब उसके रिलेटेड होने की संभावना नहीं बनती है, उनके रिलेटेड मतलब आने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो उनको अपन क्या कर लेंगे मित्रों, अलग कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है मित्रों, तो पहला इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में मित्रों क्या है, नाभिक है, और नाभिक मित्रों इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो नाभिक नहीं हो सकता है। और दूसरे जो आपको बी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो है मित्रों अंग। तो अंग जो होता है वो एक बड़ी इकाई मानी जाती है, कोई मूलभूत इकाई नहीं हो सकती है। मैं अभी आपको इसका पूरा वर्गीकरण बताऊंगा कि ये क्या क्या मिलकर और किस चीज़ का निर्माण करते हैं उसके बारे में। उसके बाद में सी ऑप्शन जो दे रखा है मित्रों वो है अपना ऊतक के बारे में। तो ऊतक जो होता है वो भी एक सेल जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये भी मित्रों एक मूलभूत इकाई नहीं है। तो अपना लास्ट कौन सा ऑप्शन शेष रह गया, तो वो है मित्रों कोशिका का ऑप्शन, यानी कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, उस कोशिकाओं को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, यानी कि मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई जो है वो सभी जीवों की यानी जीवन की संरचनात्मक और मूलभूत इकाई किसको कहते हैं मित्रों, तो वो कहते हैं मित्रों सेल को। किसको कहते हैं, सेल, यानी कि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है मित्रों, जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं आपको एक सबसे लास्ट के अंदर जैसे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आपको सेल क्या होती है उसका डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा। उससे पहले इन क्वेश्चनों को अपन क्या कर लेते हैं मित्रों, क्लियर कर देते हैं। तो देखिएगा मित्रों, सेकंड क्वेश्चन है अपना, वो है मित्रों निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ऐसी कौन सी कोशिका है मित्रों जिसके अंदर नाभिक नहीं होता है, या नाभिक का मतलब है मित्रों केंद्रक नहीं होता है। ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक नहीं है मित्रों, तो हम देखिएगा ज़रा ध्यान से कि इसके अंदर वो ऑप्शन कौन सा है मित्रों। दिमाग लगाइएगा, मोनोसाइट बिल्कुल नहीं हो सकता है, मोनोसाइट में केंद्रक पाया जाता है यानी कि नाभिक पाया जाता है। तो यह मित्रों कंफ्यूज नहीं होएगा, नाभिक का मतलब यहाँ पर केंद्रक है। प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं हो सकता है। अभी अपना ऑप्शन 2 रह गए, यानी कि मूलरोम कोशिका और लाल रक्त कोशिका। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो मूलरोम कोशिका है उसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब अपना शेष कौन सा जो आपका ऑप्शन रह गया है वो रह गया है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में लिखा गया है लाल रक्त कोशिका, यानी कि अपन इसको क्या कहते हैं मित्रों, यानी अपन इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं मित्रों। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, एग्ज़ाम्स आपको सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकती है। एग्ज़ाम यदि थोड़ी आपकी टफ़ लेवल की है
तो आपको इस क्वेश्चन के जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी को बना के दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी जीव है या ऐसा कौन सा जीव है जिसकी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर यानी कि आरबीसी के अंदर भी है वो केंद्रक पाया जाता है मित्रों। तो वो है आपका ऊंट। क्या होता है मित्रों? जो ऊंट होता है उस ऊंट के लाल रक्त कणिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है मित्रों? तो उसकी लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है मित्रों। अपवाद है, ध्यान रखिएगा, अपवाद अक्सर एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती का मतलब होता है मित्रों स्वयं के साथ घात करने वाला या स्वयं के साथ में धोखा करने वाली जो कोशिकांग है वो कौन सी है मित्रों? इसके बारे में देखना है अपने को। तो जो केंद्रक होता है तो केंद्रक तो पूरी कोशिका का जो नियमन करता है उसका संचालन करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये कोशिका के साथ में ऐसा किसी भी प्रकार का इसका कोई कार्य नहीं है जो कोशिका को या कोशिकांग के रूप में से आत्मघाती थैली गिनी जाए, तो केंद्रक नहीं हो सकता है मित्रों। गोल्जिकाय जो होता है, गोल्जिकाय का भी एक अलग कार्य ये भी नहीं हो सकता है। राइबोसोम मित्रों क्या करता है? ये मित्रों जो आपके प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीनों का संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो मित्रों ये भी आपका यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब मित्रों शेष कौन रह गया? शेष रह गया अपना लाइसोसोम। तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका का कोशिकांग है जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे कहा जाएगा मित्रों आत्मघाती थैली। किसकी? कोशिका कि ऐसे कौन सी कोशिकांग है? तो वो है मित्रों लाइसोसोम। क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है मित्रों? यानी कि कंट्रोल कहाँ से होती है पूरी सेल? तो जरा ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पढ़ा था ऑप्शन फर्स्ट को लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है मित्रों? यह तो आत्मघाती थैली है, ये कंट्रोल करने का काम नहीं करती है मित्रों। अब उसके बाद में गोल्जिका है, तो गोल्जिका का काम भी कोई कंट्रोल करना मित्रों नहीं है। इसके बाद में अपना केंद्रक दे रखा है, अपन केंद्रक को थोड़ी देर के लिए ही छोड़ देते हैं। इससे पहले अपन डिस्कस करते हैं राइबोसोम पर। तो राइबोसोम का मित्रों क्या कार्य होता है? तो राइबोसोम मित्रों काम करता है प्रोटीनों का संश्लेषण करना, तो इसका भी कोई काम कंट्रोल करना नहीं है मित्रों। इसका मतलब ये आपका भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि 4th क्वेश्चन के अंदर आपका लाइसोसोम आंसर जो है वो गलत है। गोल्जिकाय भी नहीं हो सकता है, राइबोसोम्स भी नहीं हो सकता है, लेकिन केंद्रक जो होता है उस केंद्रक का मित्रों क्या काम होता है? वो पूरी की पूरी आपकी जो कोशिका होती है, सेल होती है, उस सेल की क्रियाविधि को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसे नियंत्रण इकाई भी कहा जाता है। ठीक है ना मित्रों? चलिए अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ना है मित्रों। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्ड को सुनिएगा, पावर प्लांट यानी कि ऊर्जा के अपन क्या कह सकते हैं? ऊर्जा का शक्तिगृह भी कह सकते हैं अपन, यानी कि पावर हाउस है ये कोशिका का, जहाँ पर एनर्जी जो होती है वो संग्रहित रहती है। तो मित्रों राइबोसोम का तो काम है नहीं, मैंने कई बार इसको बता दिया। राइबोसोम का काम क्या होता है मित्रों? तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीनों का संश्लेषण करना, यानी कि यह नहीं हो सकता है। ये गोल्जिकाय जो है ये भी नहीं हो सकता है। लाइसोसोम का कार्य मैं बता चुका हूँ मित्रों। लाइसोसोम का काम होता है मित्रों, यानी कि वो कोशिका जो होती है उसकी आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली मित्रों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने खुद के अंदर जो कुछ विषैले पदार्थ पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को है वो भक्षण कर लेते हैं। इस वजह से इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, लेकिन ये पावर प्लांट नहीं है। अभी अपना शेष ऑप्शन कौन सा रह गया मित्रों? वो रह गया है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है मित्रों? पावर हाउस कहा जाते हैं। क्या कहते हैं मित्रों इसको अपन? पावर हाउस। किसका पावर हाउस कहते हैं इसको? तो याद रखना, कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहेंगे अपन? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे मित्रों। ठीक है ना? तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? कि प्रयोगशाला के अंदर सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? यानी कि प्रैक्टिकली रूप से जो डीएनए का संश्लेषण किया गया था वो मित्रों किसने किया था? तो वो
पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मिलर ने, दूसरा ऑप्शन है खुराना ने, डी ब्रीज ने और न्यूटन ने। तो मित्रों इसमें से एक दो ऑप्शन तो ऐसे जो बिल्कुल ही अपन अलग कर सकते हैं, यानी कि न्यूटन। तो न्यूटन तो फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी कि न्यूटन ने कोई इसका जो डीएनए से रिलेटेड नहीं है, तो न्यूटन ऑप्शन अलग हो गया। ये जो मिलर है, मिलर ने जो अपने जीवों की आयु कितनी होती है या आयु के निर्धारण से रिलेटेड अपन कहे तो, या उसकी जीव की इस पृथ्वी पर उत्पत्ति कैसी हुई उससे रिलेटेड जो आपने मिलर के प्रयोग के नाम से सुना होगा, तो वो प्रयोग मिलर का था, यानी कि यहाँ ना तो न्यूटन हो सकता है और न ही मिलर हो सकता है। और डी ब्रिज का जो काम था वो भी अपना अलग काम था। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑप्शन अलग हो गए, यानी पीछे कौन रहा मित्रों? पीछे रहा आपका हरगोविंद खुराना। क्या नाम था मित्रा? ये अपने भारत के साइंटिस्ट थे, भारत के वैज्ञानिक थे, तो जिन्होंने प्रयोगशाला के अंदर सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। बहुत ही मित्रों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको मैं 3 स्टार बोलता हूँ हमेशा, उनको ध्यान रखना है। तो हरगोविंद खुराना ने क्या कहा था? प्रयोगशाला के अंदर सर्वप्रथम जो है डीएनए का संश्लेषण किया था मित्रों। ठीक है ना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी अपना क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है मित्रों? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था मित्रों? कैमिलो गोल्जी ने मित्रों गोल्जिगा का आविष्कार किया था, गोल्जिगा की खोज की थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और डीएनए को जो प्रैक्टिकली रूप से यहाँ जो प्रयोगशाला के अंदर डीएनए को बनाया गया था वो हरगोविंद खुराना ने बनाया था, तो ये ऑप्शन भी क्या है मित्रों? गलत है, यानी कि वॉटसन और क्रिक भी गलत है। इसका मतलब अपना सही ऑप्शन कौन सा है मित्रों? वो सही ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है मित्रों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कई बार कांस्टेबल के अंदर, पटवार के अंदर इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। पेनिसिलिन की आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मित्रों, जीव विज्ञान के अंदर डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि अपन देखेंगे कि डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ कोई नेटवर्क से मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन यूं ही गलत हो गया। फिर देखेंगे तेजी से मत चले, तो कोई जीव विज्ञान के अंदर इससे रिलेटेड नहीं है, कोई तेज चलना या धीरे चलने से जीव विज्ञान में कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी मित्रों क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखेंगे अपन सी ऑप्शन लिखा हुआ मित्रों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि यही ऑप्शन अपना राइट होगा, या नहीं हो सकता कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट है, इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा मित्रों? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और इसकी जगह मित्रों प्रश्न पूछा जा सकता है, वो प्रश्न है मित्रों आरएनए, यानी कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है मित्रों? तो आरएनए की फुल फॉर्म याद रखना मित्रों, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कहीं बार आरएनए के बारे में और कहीं बार डीएनए के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसके बारे में बहुत बार एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों। चलिए ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था मित्रों? तो डीएनए की द्विसूत्री का मतलब होता है मित्रों डबल लड़ी। इस तरीके से डीएनए की डबल लड़ी थी, उस डबल लड़ी का सर्वप्रथम जो पता लगाया था वो लगाया था मित्रों वॉटसन व क्रिक के द्वारा। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन मित्रों सही होगा, यानी खुराना जी ने क्या कहा था? खुराना जी ने डीएनए को जो प्रयोगशाला के अंदर उसका संश्लेषण किया था। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मार्गन नहीं हो सकता है और डी ब्रिज भी नहीं है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा है मित्रों? वॉटसन व क्रिक। कौन सा है मित्रों? वॉटसन व क्रिक, यानी कि इन्होंने द्विलड़ी संरचना का जो डीएनए के बारे में पता लगाया था वो है मित्रों वॉटसन व क्रिक। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वो है इबोला क्या है? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये इबोला क्या है? तो पहला ऑप्शन है अपना जीवाणु, तो ये जीवाणु नहीं है मित्रों। ये कवक भी नहीं है, क्योंकि हमने कभी कवक के बारे में नहीं सुना ऐसा। प्रोटोजोआ भी नहीं है मित्रों। इसका सही ऑप्शन है अपना वायरस।
लेकिन केवल मित्रों यहाँ पर अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल याद करने से, कोई ऑब्जेक्ट याद करने से अपन काम नहीं चलेगा। बहुत ही गहराई से मित्रों इसके बारे में पढ़ना है। तो कि वायरस क्या है यह भी हमें पता है कि वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी होती है। जब वो जीव के शरीर से बाहर रहता है तो उसकी प्रकृति जो होती है वो एक निर्जीव प्रकृति का विषाणु होता है, वायरस होता है। लेकिन जब वो किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तब ऐसी स्थिति के अंदर इसकी प्रकृति सजीव हो जाती है। अभी बात करूंगा मैं मित्रों इबोला के बारे में। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है मित्रों? एक वायरस है जो सर्वप्रथम एक इबोला नदी थी, उस इबोला नदी के पास में गांव था, उस गांव के अंदर इसका पहला रोगी मिला था। इस वजह से इसे इबोला वायरस कहा गया। और ये मित्रों कहाँ पर मिला? तो याद रखिएगा मित्रों, ये मिला था अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबोला कहाँ पर पाया गया सर्वप्रथम? तो इबोला अफ्रीका में मिला मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इबोला वायरस है। क्लियर है? अब होता क्या मित्रों, इसके मैं डायग्राम के बाद में बताऊंगा इसको। इबोला जब अपने बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो अपने बॉडी की जो नसें होती है यानी कि वाहिनिकाएं होती है, वो वाहिनिकाओं से जो ब्लड होता है वो ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि नलिकाओं से ब्लड बाहर निकलकर अपने शरीर के अंदर निकलना शुरू हो जाता है। ये इसका मुख्य लक्षण है मित्रों। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बचाव ही एक उपाय है मित्रों। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो है मित्रों, दालें जो होती है वो पादपों के कौन से ऐसा कुल है जिससे प्राप्त होती है? सभी दालें, चाहे वो मूंग की हो, चाहे वो मोठ की हो, कोई भी दाल हो, लेकिन वो कहाँ से प्राप्त होगी मित्रों? उसका कवक तो कोई हो ही नहीं की संभावना ही नहीं है। लिलियेसी कुल बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा मित्रों, इसका सही ऑप्शन आपका लेग्यूमिनेसी कुल होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये जनरली क्वेश्चन को याद रखना है कि सभी दालें कौन से कुल की होती है? तो सभी दालें मित्रों आपके लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर अपना 12वां है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा मित्रों जीवित वृक्ष कौन सा है? तो याद रखने का, नीम नहीं हो सकता है। तो कौन है मित्रों? यूकेलिप्टस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देवदार बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सिकोया जो है, सिकोया का जो वृक्ष होता है वो सबसे लंबा और वो जीवित वृक्ष है मित्रों। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया मित्रों? ऑप्शन अपना राइट हो गया बी। क्लियर है? अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर अपना क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13, वो है चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा, तो याद रखिएगा चिलगोजा जो प्राप्त होता है पाइन से, यानी कि न इसमें देवदार ऑप्शन है मित्रों, न इसमें साइगस का ऑप्शन है, न ही पाम का ऑप्शन है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा मित्रों। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इसमें प्रश्न पूछा गया अपने से, आलू क्या है मित्रों? आलू क्या है? तो आलू कोई फल तो नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं, फल नहीं हो सकता है। आलू कोई कलिकाएं भी नहीं है, तो कलिका ऑप्शन भी गलत है। और आलू न जड़ हैं, क्योंकि हमें पता है आलू का पौधा आपने देखा है, आलू के पौधे के नीचे जड़ें अलग होती है, आलू अलग लगता है मित्रों। तो आलू एक डंठल है। आलू क्या है? एक डंठल है। क्लियर है यहाँ तक? ये न फल है, न कली और न भी जड़ है। अब ध्यान देना मित्रों कि आलू के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलू में कौन सा जनन होता है? तो ध्यान दे मित्रों, आलू के अंदर आपका कायिक जनन पाया जाता है। आलू में मित्रों कौन सा जनन होता है? आलू में आपका कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रदूषण का संकेतक है? यानी किसी स्थान के ऊपर यदि प्रदूषण फैल जाएगा तो उस प्रदूषण का पता, यानी उस पौधे की वृद्धि होगी, वो प्रदूषण का एक संकेतक है, मतलब एक इंडिकेटर है। वो क्या है मित्रों? तो वो मित्रों क्या, उसके बारे में देखना है अपने को। क्या फर्न है? नहीं मित्रों, फर्न नहीं है। कवक बिल्कुल नहीं है मित्रों। तो शैवाल, शैवाल बिल्कुल इस प्रदूषण की वृद्धि को नहीं बताता है मित्रों। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। तो राइट कौन सा होगा मित्रों? राइट है अपना लाइकेन। लाइकेन क्या करेगा? जहाँ कहीं भी प्रदूषण होगा
तो वह लाइकेन की बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। समझ जाना कि जहाँ लाइकेन की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये हुआ मित्रों, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर प्रदूषण है वो बढ़ रहा है मित्रों। ठीक है, तो ये अपने 15 जो क्वेश्चन है इसके मैं डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से अभी आपको समझाऊंगा। तो ये आपके 15 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए मित्रों, अपन एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेते हुए उसको पढ़ना। किसी भी सब्जेक्ट को बोझ के रूप में बर्डन मत समझिएगा। बोझ समझा इसका मतलब अपन के सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी कि जितने भी अपने क्वेश्चन किए हैं उनको प्रैक्टिकली रूप से बहुत अच्छी तरीके से समझाओ मित्रों। तो देखिएगा, ये जो आपका है ये क्या है मित्रों, ये आपकी एक सेल है, यानी कि ये कौन सी सेल है मित्रों, ये आपकी प्लांट सेल है। कौन सी है मित्रों, मैंने कैसे कहा है कि प्लांट सेल है, इसको पहचानने के लिए ध्यान देना मित्रों। इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा है मित्रों, हरित लवक। और हरित लवक का मतलब होता है कि ये किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है मित्रों। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बात कर ली कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो कोशिकाओं का बिजली घर कहा जाता है इसको, या शक्ति घर, पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। और यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। गोल्जी उपकरण क्या होते हैं और इन गोल्जी उपकरणों की खोज किसने की थी मित्रों, वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। और यहाँ पर है आपका मित्रों लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है मित्रों, ये है, मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, यानी कि कोशिकाओं की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है मित्रों, तो वो है आपका आंसर लाइसोसोम। यानी इस सेल से रिलेटेड आपको कम से कम हर एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सेल को बहुत अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट डायग्राम के रूप में यह है मित्रों आपका विशेष आपको ध्यान देना है इस डायग्राम को देखते हुए कि क्या चीज़ है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लाइसोसोम्स को ध्यान से देखना है कि लाइसोसोम्स क्या करता है एक्चुअली। तो लाइसोसोम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लाइसोसोम्स को मैंने क्या बोला था, लाइसोसोम्स को मैंने बोला था ये आत्मघाती थैली होती है। क्या होती है मित्रों, आत्मघाती थैली, यानी कि ये अपने खुद के अंदर के कोशिकाओं को क्या करता है मित्रों, उसका भक्षण करता है। इस वजह से लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, आत्मघाती थैली। एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो क्या करता है, अपने ही कोशिकाओं को भक्षण कर लेता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम के रूप में यह आपको दिख रहा है मित्रों, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस किसका, कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। जरा ध्यान देने का प्रयास करें, यहाँ पर इस तरीके की कुछ आपको संरचना नजर आएगी। ये क्या है मित्रों, ये है आपकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मित्रों आपका क्रिस्टी है। क्या है मित्रों, क्रिस्टी। अब आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत थी, क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्रिस्टी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का एरिया बढ़ाता है, और अब यहाँ जो एनर्जी संश्लेषित रहती है तो एरिया बढ़ाने का जो काम करता है वो कौन करता है मित्रों, वो करता है क्रिस्टी। तो कई बार एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, क्रिस्टी नामक संरचना कहाँ पर पाई जाती है, तो क्रिस्टी नामक संरचना आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये आपका सबसे भयानक एक वायरस आ गया है, यानी ये कौन सा वायरस है मित्रों, ये है आपका वायरस, आपको अभी पढ़ा था, यानी कि ये मित्रों आपका इबोला वायरस है। ये आपके जब शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपके शरीर के अंदर आपके शरीर की जो वाहिनियाँ होती है उनसे रक्त बाहर आना शुरू हो जाता है, और इसे कोई भी इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही एकमात्र इसका इलाज है मित्रों। ठीक है ना। तो अपन इसके बारे में, यानी कि अपने जो 15 क्वेश्चन थे उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इनके डायग्राम्स अपने देख लिए। अब अपने को ध्यान देना है कि हमें हर इस जो भी क्लासेस आपकी लगेगी जनरल साइंस की, उस क्लास के अंदर आपको वीडियोज़ को देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपका भी इतना छोटा सा एक फ़र्ज़ बनता है कि जो अपना ये इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों के साथ में इसको शेयर करिएगा, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं मित्रों। ठीक है, अपन फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।